फर्स्ट कंसर्न फॉर इंडियन डिप्लोमेट पर्सनल एंड सिटीजन बेस्ड इन, सबसे पहले तो उन्हें निकालो वहाँ से, जो हमारे लोग वहाँ पे फंसे हैं। अभी देखिए कुछ सिख और हिंदूज को लाया गया है, वहाँ पे एक भी हिंदू या सिख नहीं बचा है। तो ऐसे और भी लोग हैं हमारे, कुछ इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमें चल रहे थे वहाँ पर, हमने वहाँ की पार्लियामेंट बनवाया, इतने सारे रोड्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, अनाथालय बनवाए, हजारों हजार हमने उनको ट्रांसपोर्ट दिया, ट्रक दिया। इन सब चीजों को जो इंडियंस लगे थे उनको पहले इवैक्यूएट करिए वहां से, वो सेफ नहीं है वहां पर, कभी भी उनकी जान पे बनाएगी। तो सबसे पहले उनको एक सेफ पैसेज दो, सबसे पहला कंसर्न ये है इंडिया का, कि अपने लोगों को बचाए। फिर तालिबान कंट्रोल विल ऑल्सो मीन अ बिगर हैंड फॉर द पाकिस्तानी मिलिट्री, ये होना ही होना है। ठीक है, पाकिस्तान और तालिबान नेचुरल अलाई हैं, एक ही थाली के चत्ते बट्टे हैं। ठीक है, एक ही है ये। तो और उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो आईएसआई है, वो हमेशा इंडिया को टारगेट करेगी ही करेगी। तो इंडिया ने जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 20 साल में किए हैं वो निशाने पर आ सकते हैं। हालांकि तालिबान ने अभी कहा है कि नहीं नहीं, हम इंडिया के, उन्होंने हमारे लिए ही तो बनवाया था अफगानियों के लिए, तो हम उसे टारगेट नहीं करेंगे। बट दिस मस्ट बी टेकन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम तालिबान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें ये हमें देखना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा कि भाई पाकिस्तान साथ में आएगा ही आएगा इनके। आयुषी माइक म्यूट कर लो, जब पूछना हो तब ऑन कर लेना, किसी को कोई क्वेश्चन हो तब अपना माइक ऑन करना। There is a threat of growing radicalization and space of pan Islamic terror group in India neighbor, ये बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है। पैन इस्लामिक जो उम्मा जिसको बोलते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड जिसको बोलते हैं, कि हम एक धर्म के, एक किताब के, एक प्रॉफिट के लोग हैं। यही इकबाल को सारे जहां से अच्छा से मिली तराना लिखवा देता है। तो अब ये ग्रोथ पे आएगा, ये आएगी। अब हम इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से गुजरेंगे। आई भी नहीं ये टर्म यूज किया, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सोशल, आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, 4G चल ही रहा है हर किसी का, इतना जीबी डेटा हर कोई फ्री में यूज कर रहा है। अब वो उस पर क्या देख रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। सोशल मीडिया के साथ दिक्कत क्या है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं ये आपको नहीं पता है। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले हैं, ये जो देखते हैं उसी को सही समझ लेते हैं। दिमाग तो अपना लगाना नहीं है, पता है ही नहीं, पहली बार वो चीज यहाँ देखी तो सही है। तो अब इससे खूब प्रोपेगेंडा होगा, इसमें खूब सारा, मतलब आपको आएगा। कश्मीर में ये प्रॉब्लम दिखेगी ज्यादा, क्योंकि आपको पता है 370 हटा है। 5 अगस्त 2019 आर्टिकल 370 हटा दिया गया। अब तक तो हमने कंट्रोल किया है, शुरू में इंटरनेट भी काट दिया था, फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंटरनेट तो दे दो, हमने 2G दिया। अब 4G आ चुका है वहां पर, मतलब अब वीडियो स्ट्रीम होंगी, वहां के लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डालेंगे। तो इन चीजों की वजह से ये प्रोपेगेंडा अब फैलेगा कि भाई असली जो इस्लाम का सपोर्टर है, कुछ लोगों को अपनी तरफ लाने की वो कोशिश करेंगे ही करेंगे, और कुछ लोग 100% उनकी तरफ जाएंगे। ये बिल्कुल जैसी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट अस नॉट ब्लेम एन एंटायर कम्युनिटी, बट देयर आर ब्लैक शीप्स इन एवरी कम्युनिटी। तो ये अब पैन इस्लामिक टेरर वाली जो बात होगी, जो उम्मा के नाम पर लोगों को जोड़ने की, वो इंडिया को संभलना पड़ेगा, इस पे इसको गार्ड करना पड़ेगा। आई बात समझ में सबके? इंडिया यही कर सकता है। क्वेश्चन है कोई इससे रिलेटेड आपका? हमने तालिबान पूरा कवर कर लिया। सर, या तो जब आप ये बेनजीर भुट्टो के बारे में बता रहे थे, इनके जो जनरल थे नसीरुल्लाह बाबर, उन्होंने डायरेक्टली हेल्प किया था सर आपकी शिप 100% में। ही यूज्ड टू कॉल हिम माय बॉय। ओके सर। तो सर बेनजीर भुट्टो की फिर हत्या क्यों करवाई गई सर, जब वो इवेंचुअली इनकी मतलब समर्थक ही थे, अरे क्या भाई है कि समर्थक तो सभी हैं, क्यों हत्या हो रही है? ऐसा थोड़ी है कि आप एक पॉइंट पे अग्री करते हैं, पावर गेम भी तो चलता है। ओके सर, मतलब उनका रिलेशन, मतलब उनकी हत्या का रिलेशन इनसे कुछ भी नहीं है, तालिबान से कुछ नथिंग, नहीं आप इतना फार फेच आर्गुमेंट मत लेके जाओ प्राची। हत्या हुई है। ओके क्योंकि सर। पावर चाहिए था, बेनजीर ने तब सपोर्ट किया उसके, में से चोरी थोड़ी आज भी कर दे। एलटीटी को किसने खड़ा किया था? यू आंसर माय क्वेश्चन प्राची। आई हैव नो आइडिया अबाउट इंडिया। इट।
Indira Gandhi and later on Rajiv Gandhi. Rajiv was killed by सर LTT. तेलुगु मिलिट्री सर जो तेलुगु नहीं यार, तमिल वाला LTT ही तो था. ओके 19-year-old girl Nalini killed herself and Yes. killed Rajiv also. LTT को खड़ा इंडिया नहीं किया था. तालिबान को किसने खड़ा किया था? अमेरिका किसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को फोड़ा? तालिबान Here you are. Anything else? ओके सर सर थैंक यू Any other question anyone has? सर यूएन की भूमिका नहीं दिख रही है यहाँ पर, उस पे क्वेश्चन हो सकते हैं. यूएन की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पे आपको क्वेश्चन हो सकता है, बिकॉज जैसा आपने कहा नहीं दिख रही है, वही फैक्ट है. यूएन की भूमिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले वाले लीग ऑफ नेशंस की हो रही है. सुप्त अवस्था में चला गया है. क्या किया कोरोना पे यूएन ने? सबको मालूम है वायरस कहाँ से निकला है. वुहान से ही आया है ना. यूएन की एक टीम भी जा पाई है, चाइना ने मना कर दिया है. तो यूएन अब मतलब नहीं, उसके पास दांत नहीं है कि वो काट पाए. यहाँ क्या कर सकता है यूएन? यूएन यही कर सकता है कि भाई वहाँ पे जो लोग हैं, उनके डेमोक्रेसीज जो हैं, उनको बोले कि आप एक रेजोल्यूशन पास कराया जाए असेंबली में, जनरल असेंबली में, कि इसको कंडेम करेंगे और ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन नहीं होने देंगे. वहाँ के लोगों को बेयर मिनिमम ह्यूमन राइट्स तो मिले. ह्यूमन राइट्स जो है वो किसी कंट्री या किसी लॉ पर डिसाइड नहीं होते हैं. आपके फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन से आ सकते हैं. तो अमेरिकन फंडामेंटल राइट इंडियन फंडामेंटल राइट से अलग है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलग है. बट ह्यूमन राइट किसी कंट्री स्पेसिफिक नहीं है. दीज आर राइट्स यू गेट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. आप इंसान हैं, इसीलिए आपके पास ये राइट है. ओके तो आप किस देश के हैं, अमेरिकन है, इंडियन है, अफगानी है, इससे नहीं मतलब है, आप इंसान हैं. वहां पर तो ब्लेटेंट वायलेशन चल रहा है ह्यूमन राइट का. टाइट जीन्स पहनने पे गोली मार दोगे. मर्द के साथ नहीं निकली है, चेहरा नहीं कवर. इजंट दिस अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट? यूएन तो पहले इसको प्रोटेक्ट कर ले. वहां पर कैसे कर सकता है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आना चाहिए कंडेमनिंग द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय तालिबान. बाकी गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी बाद में, पहले मानवाधिकार तो बचा लो. तो ये दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग विच यूएन कुड डू. बाकी जैसा आपने सही कहा कि यूएन एब्सेंट ही है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं. अमेरिका खुद एब्सेंट हो गया है. एनी अदर क्वेश्चन? सर एक मैं सुना हूँ कि यूएन पीस कीपिंग मिशन कुछ चलता है, वो क्या होता ब्लू हेलमेट्स कहते हैं उसको. यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, इनकी अपनी पीस कीपिंग, जैसे वॉर टॉर्न एरियाज होते हैं, जैसे जाफना में इन्होंने भेजा था एलटीटी के लिए. किसी कंट्री में सिविल वॉर होती है, वहाँ पे यूएन के फोर्सेज जाते हैं. इंडिया की मिलिट्री बहुत ज़्यादा इसमें रहती है, दुनिया भर की मिलिट्री रहती है कि हम वहाँ पर शांति स्थापना के लिए जाएंगे. इनको ब्लू हेलमेट्स भी कहते हैं. इनका जो ये होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इनको ब्लू हेलमेट्स कहते हैं. तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है ब्लू हेलमेट्स क्या है? तो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज. अब जहाँ पर नेटो नहीं चल पाया है, वहां पर ये कहाँ से काम करेंगे? वहां पर ये नहीं काम कर पाएंगे ना. इस पूरे मैटर को कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है. दोहा में ऑफिस खुलवा के आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को तालिबान को लेजिटिमेसी दे दी है. आप याद करो, पहली बार कब अंग्रेजों ने कांग्रेस से बात की थी? कम ऑन, यू ऑल आर फेसिंग इंटरव्यू. गांधी इरविन पैक्ट. हाँ, पहली बार लॉर्ड इरविन के सामने गांधी वही नंगे होकर, मतलब लंगोट में चादर ओढ़ के बैठे थे, जिसको चर्चिल ने हाफ नेकेड फकीर कहा था. तो द मोमेंट यू आस्क्ड गांधी टू कम टू लंडन एंड होल्ड अ मीटिंग, ब्रिटिशर्स डिड गिव लेजिटिमेसी टू कांग्रेस एंड गांधी कि हाँ, हमारी नजर में आप हैं, हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं. कभी भी इंडिया ने किसी फ्रिंज ग्रुप से बात की है? हमने कभी भी ये हुर्रियत वालों से बात की क्या? हम कहते हैं कि अपने आप को कश्मीरी का तुम मानते हो नुमाइंदा, तो इलेक्शन हो रहे हैं, जीत के दिखा दो.
ये बोलते हैं नहीं जी हम जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी में नहीं, हम तो गन से आएंगे, तो इंडिया भी गन से जवाब देगा। तो आप जब साथ में बिठा के बात करते हैं ना, आप उसका स्टेटस अपने बराबर कर देते हैं। यही हमने तालिबान के साथ कर दिया संसार ने, 2 में ऑफिस खुलवा दिया उनका। अब आप वहां पे पीस कीपिंग फोर्सेस के वो कैसे भेजेंगे, क्योंकि ये तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट चला रहे हैं। 3 कंट्रीज उसको वैध कर देती है, चलो पाकिस्तान को सब पूरी दुनिया मानती है रोग है, बट सऊदी, यूएई, ये तो अच्छी कंट्रीज में माने जाते हैं, उन्होंने लेजिटिमेसी दे दी थी तालिबान वन को। तो अब कैसे आप यूएन पीस कीपिंग भेजोगे वहां पे? ओके और कोई क्वेश्चन है? बोलो बोलो। एक लास्ट क्वेश्चन है सर। रिसेंट आर्टिकल में मैंने पढ़ा सर, अफगानिस्तान की एक पॉपुलर सिंगर है अरियाना सईद, फिर वो देश छोड़कर इसलिए भाग गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी कि शरिया कानून जो तालिबान वाले लागू करने वाले हैं उसके चलते। तो सर लोगों में स्पेशली वहाँ की महिलाओं में इतनी दहशत क्यों है सर? तो इसको मैंने लेके ये बताया भी कि तो शरिया लॉ मैंने अच्छा बताया है। तो कि शरिया लॉ भाई कैसे उनके लिए अच्छा होगा जिनको कहा जा रहा है कि बिना बुर्के के घूमोगी गोली मार देंगे। आपकी बॉडी का एक पार्ट दिख गया तो आप पे कोड़े बरसाएंगे, गोली मार देंगे, आपको ये अच्छा होगा उनके लिए? कहीं से हो सकता है? नहीं सर, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव पे नहीं सर, जब अभी आप बता रहे थे तो ये कह रहे थे ना कि यहाँ के पर्सपेक्टिव पे मत सोचिए, हाँ, वहाँ के अकॉर्डिंग ये अच्छा है। जो भाग रहे हैं या जो सह रहे हैं वो मेजोरिटी नहीं है वहां पे। आपने एक नाम बताया ना पॉप सिंगर, कितने अफगानिस्तान के पॉप सिंगर नहीं है जी ना? सर, अभी तो जी जी जी। तो ये तो माइनॉरिटी है वहां के लोग। वहां की मैक्सिमम औरतें भी बोलेंगे कि हाँ बुर्का अच्छी चीज है, बॉडी का पार्ट नहीं दिखना चाहिए, बच्चियों को स्कूल मत भेजो। मैक्सिमम लोग वहां ऐसे ही हैं। अब समझो वहां की साइकोलॉजी को। बट जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है वो तो जानता है ना कि ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जी सर। शरिया माने या ना माने। अब वर्ल्ड क्या कर रहा है? देयर इज समथिंग कॉल्ड ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इस्लामिक कंट्री। 51 इस्लामिक कंट्रीज, इनकी मीटिंग हुई है अभी। तालिबान के आने के 1 हफ्ते लग गए इनको मीटिंग करने में, ये अफगानिस्तान के लिए कुछ करने के लिए। अब इसमें अलग अलग चीजें हैं, समझिएगा इस चीज को। सऊदी अरब एंड यूएई, ये सब जो गल्फ की अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, ये सब मेजर पावर्स इनको कहा जाता है, सब इंडिया के बहुत अच्छे दोस्त हैं। दे आर साइलेंट, कुछ नहीं बोला इन्होंने। ये वेट एंड वॉच की स्थिति में कि पता नहीं कैसे क्या क्यों। अब सऊदी, आपको पता है सुन्नी इस्लाम को ये फंड करता था, तालिबान को इनिशियली इन्होंने सपोर्ट किया था, अब नहीं करना चाह रहे हैं। मैंने बताया है कि सऊदी के साथ क्या है, जो प्रिंस सलमान आए हैं वो अपने आप को टेररिस्ट सिंपैथाइजर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। यूएई के साथ भी यही डिलेमा है। दूसरा एक आजकल एक नया खलीफा पैदा हो गया है, टर्की का राष्ट्रपति एर्दोगान, रिसेप तैयप एर्दोगान। ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ एज द न्यू मसाया, क्योंकि सऊदी तो अलग लाइन ले रहा है ना, तो ये उसको रिप्लेस करना चाह रहा था कि अब मैं दुनिया के मुसलमानों का कैलिफ बनूंगा। वैसे भी बिफोर दैट फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, आज उसको इस्तांबुल कहते हैं, तो रोमन्स से मुस्लिम्स ने पावर ले ली थी और यही सीट ऑफ कैलिफ होती थी। खलीफा यहीं बैठता था जो पूरे दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का एक तरह से गुरु माना जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक की कहानी है ये। अब दोबारा से एर्दोगान इसको रिवाइव करना चाह रहा था। एर्दोगान ने इंडिया के सीए लॉ को क्रिटिसाइज किया था, एर्दोगान ने 370 को हटाने को क्रिटिसाइज किया था। अब क्या किया है, इसने एक दीवार बना दी है, टर्की बॉर्डर पर एक लंबी सी दीवार बना दी है कि कोई अफगानी घुस ना जाए। अब लो, और ये हमारे लॉस को क्रिटिसाइज कर रहा था। तो 2 डिवाइडेड हाउस है, एक जो सिरमौर बनना चाह रहा था उसने खुद एक वॉल क्रिएट कर दिया है। पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तान, ये सब ओआईसी का पार्ट है। तो देखिए ये अलग जा रहे हैं, ये अलग जा रहे हैं, ये प्रो तालिबान है, तो इसी में एक ओआईसी भी यूनानिमस नहीं है ना, देयर इज नो यूनानिमिटी।
एक मत नहीं है ओआईसी, 51 कंट्रीज हैं तो नहीं 51 तो 20 व्यूज तो आ ही रहे हैं कि तालिबान क्या है, कैसे, क्यों, अच्छा है, बुरा है। नो वन इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट। कतर कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इतने अफगान आ गए, अब इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, हम नहीं आने देंगे अपने यहाँ। सेम चीज पाकिस्तान कह रहा है कि 1.3 मिलियन आर ऑलरेडी लिविंग हियर, आई कैनॉट अलाउ मोर। ओके, so these are the various conflicts that are emerging. इंडिया भी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इंडिया यही कर सकता है कि या तो आप चुपचाप रहिए। अब चुपचाप रहने में दिक्कत क्या है? पहली चीज इंडिया कर सकता है ना, दैट वेट एंड वॉच। इंडिया कैन वेट एंड वॉच की डेवलपमेंट कैसी होती है, फिर स्टैंड लेंगे। बट इसके साथ दिक्कत यह है कि इंडिया विल बी आइसोलेटेड। अगर ज़्यादा दिन आप चुप रहेंगे तो आपका कोई से नहीं रह जाएगा अफगानिस्तान में, आप फिर सेक्लूड हो जाएंगे, एलिनेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि आप प्रो डेमोक्रेसी जो है उसको सपोर्ट करिए। प्रो डेमोक्रेसी या जो प्रो अफगान फोर्सेस है, वहाँ की जो मिलिट्री है, उसको सपोर्ट करिए। उसमें दिक्कत है कि फिर तालिबान आपको मारेगा, फिर तालिबान विल अटैक, तालिबान्स एंगर विल बी डायरेक्टली पॉइंटिंग टुवर्ड्स इंडिया कि अच्छा तुम डेमोक्रेसी और अफगान, तो अब हम आते हैं कश्मीर में, ये बात है, इसके लिए रेडी हैं तब ये करिए। थर्ड ऑप्शन क्या है? तालिबान के साथ हाय हेलो करते हैं। देखो समझो इस चीज़ को, ये अछूत नहीं है। मैंने क्या कहा? नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। लेट अस सी आवर नेशनल इंटरेस्ट। वी आर फ्रेंड्स विथ इक्वल एट्रोसियस रेजिम। ईरान से दोस्ती नहीं है हमारी, कतर से नहीं है, सऊदी से नहीं है। इन लोगों ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविल, वहां का जो भारत रत्न है वो नरेंद्र मोदी को इन्होंने दिया है, ये 4-5 इस्लामिक कंट्रीज ने। तो विच मीन्स वी आर वेरी फ्रेंडली विद दीज कंट्रीज, वी आर गुड फ्रेंड्स। तो ये भी तो उतने ही ऑट्रेशियस है। ईरान में भी आप चोरी करेंगे, हाथ काट दिया जाएगा आपका। होमोसेक्सुअल्स को ना तालिबान छोड़ेगा, ना सऊदी छोड़ेगा, ना ईरान छोड़ेगा, ना कतर छोड़ेगा, ना यूएई। कैसे अलग हो गए ये? बस तालिबान इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं फॉलो कर रहा है ना, वो कश्मीर में घुस जाएगा। तो हम लोग ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक और के साथ हो सकते हैं। कुछ भी इसमें अछूत नहीं है। ये लेट अस फॉलो अ मोर pragmatic foreign policy rather than what नेहरू जी used to follow, pragmatic या realist foreign policy कहते हैं। अभी वाली जो फॉरेन पॉलिसी हमारी चल रही है उसको रियलिस्टिक या pragmatic कहते हैं। pragmatic का मतलब है जो फायदा हो रहा है करो, अमेरिका पूरी तरह से वही करता है। रियलिस्टिक का मतलब है कि जो हमारे हित में करेंगे। आइडियलिस्टिक नेहरू जी करते थे कि भाई जो हमें नहीं अच्छा लगेगा उसको कंडेम करेंगे, वैसे संसार नहीं चलता है। वी हैव लर्न दिस लेसन्स। 70-80 सालों में मैं किसी को सही गलत नहीं बोल रहा कि अभी बहुत अच्छा चल रहा है तब बहुत नहीं, जैसे जो था और तब के जो इंटरेस्ट थे उनको हमने फॉलो किया है। जब हम इराक से बात करेंगे, सद्दाम हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, इराक का जो प्रेसिडेंट था, बट अपने लोगों को के लिए वो राक्षस था पूरा। उसके एक मिनिस्टर का नाम था केमिकल अली, गैस चैम्बर में डाल के लोगों को मार देता था जैसे हिटलर मारता था। ये कहीं से सिविलाइज थे क्या? हमारे तो दोस्त थे। ईरान वाले, अब पूछिए जाके किसी ईरानी से कैसा है ईरान का रूल, अयतुल्ला का सुप्रीम लीडर जो है वहाँ का, नहीं उसको अप्रिशिएट करेगा। बट हम एज अ कंट्री, हमारे पास भी पॉलिसी ऑप्शंस हैं, तो हम इंगेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम और भी है, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस नहीं है क्या? लड़ाई होने के बाद भी चाइना क्या करता है आपको पता है ना, अपने लोगों का कैसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। तो हम क्यों इसकी टेंशन लेने लग जाएं? हमारे पास ऑलरेडी 140 करोड़ लोग हैं टेंशन के लिए। तो ये 3 ऑप्शन इंडिया के पास है और मुझे पूरी संभावना दिख रही है कि ये होगा। दिस इज माई से, आई मे बी रॉन्ग, बट आप कह सकते हैं कि इंगेज करते हैं तालिबान से। क्यों करते हैं? क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको लेजिटिमेसी दे दी है, दोहा में इनको ऑफिस खुल चुका है। और अगर बात होगी कि ये वायलेशन करते हैं तो बोलिए वो तो बाकी लोग भी करते हैं। चाइना वायलेट करता है ह्यूमन राइट्स को, 1.5 मिलियन उइगुर मुस्लिम्स को उसने कंसंट्रेशन कैंप्स में रख दिया है। इंटरनेट नहीं है, फ्रीडम नहीं है। बाकी जो कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट के वो भी उतने ही एट्रोसियस हैं। हम सबसे बहुत अच्छे दोस्त हैं।
तो वो अपने यहाँ क्या कर रहे हैं हम उसके पचड़े में ना पड़े। अपना नेशनल इंटरेस्ट, नेशंस डू नॉट हैव परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। आई होप दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, राइट? Shall we move to the next topic now? सर हाँ जी। सर जैसे अभी आईएमएफ और अमेरिका ने जो फंडिंग रोकी है सर ये तालिबान के लिए, तो जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो अफीम वाला जो व्यापार होता था और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग तस्करी बढ़ने की जो संभावना है, तो इस कंडीशन में क्या बाकी कंट्री लोग को कुछ एक्शन? बाकी कंट्रीज का कोई स्टेक नहीं है वहाँ पर, मेनली अमेरिका ही वहाँ पर इन्वॉल्व था बहुत ज़्यादा। और ओपीएम जो आप बता रहे थे, अफीम की खेती, अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा फंडिंग, बहुत ज़्यादा पैसा अफीम की खेती से आता है, नरकोटिक्स से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, इलीगल आर्म्स ट्रेड से। अमेरिका वहाँ से आ गया, उसके सारे आर्म्स जो थे, एम्यूनिशन थे, वो तालिबानियों के पास आ गए, तो उनकी अब इंटरनेशनल मार्केट में खरीद फरोख्त होगी, समझ रहे हो? तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस पर बाकी कंट्रीज का क्या लोकस है? उनका कोई से है ही नहीं ना इसमें। एट बेस्ट आप यही कर सकते हैं कि अपनी सिक्योरिटी को टाइट करिए, कि वो वहां जो कर रहे हैं वो तो करेंगे, आप उसमें कुछ नहीं कर पाओगे ज्यादा, बट वो आपके यहाँ ना आ जाए वो तो आपके हाथ में है। अब ये सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये भी करना पड़ेगा, इन तीनों में से कोई एक हमें चुनना है, बट ये हमेशा चुनना है। डायरेक्ट वो कश्मीर की तरफ आएंगे, वो इंडिया में रेडिकलाइज करने चाहेंगे लोगों को। सोशल मीडिया में तालिबान का ट्विटर हैंडल है, आपको मालूम है? ट्रम्प का ट्विटर बैन कर दिया था, लेकिन तालिबान का ट्विटर है। वीडियो बनाए जाएंगे, दिखाया जाएगा कि क्या कर रहे हैं, और एक सेक्शन है जिसको इंडिया में टारगेट किया जाएगा कि आप हमारे साथ हो, आपके साथ वहां पे बहुत गलत हो रहा है, साथ में हम स्टेट को हटाएंगे। इससे हमें वॉच करना है, इस जो रेडिकलाइजेशन प्रोसेस है इसको हमें गार्ड करना है। एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज इस्लामिक टेरर? बहुत संभल के इसको आप डिफाइन करिएगा। आप सीधा बोलिएगा कि एक्ट्स ऑफ टेररिज्म लिख दिया। रुको रुको रुको, और अच्छे से। Acts of terrorism that are done by allegedly quoting Islam। मतलब देखिए वर्ड मैंने क्या यूज किया है, allegedly, मतलब तथाकथित रूप से इस्लाम को यूज करके जो टेररिज्म का एक्ट किया जा रहा है वही इस्लामिक टेरर है। अब इसमें हम एक रिलीजन को ब्लेम करना सही नहीं होगा, और एकेडमिक भी सही नहीं है और ऐसे भी सही नहीं है। तो क्योंकि हर रिलीजन में कुछ गलत है कुछ सही है, तो ये वाले जो हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो कहते हैं कि भाई हम तो असली वाला इस्लाम ला रहे हैं, एलिजेटली कोट कर रहे हैं। इसलिए आप ऐसे बोलिए कि उनके अकॉर्डिंग वो करते हैं। अब वो इंटरप्रेट कर रहे हैं या मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये जो फॉलोवर है वही जानेंगे। आप किसी अच्छे इंसान से बात करिएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इस्लाम का फॉलोवर है, वो बोलेगा कि ये गलत है, राइट? वो नहीं कहेगा कभी कि ये सही है, ये नहीं है, ऐसा सिखाते हैं। तो आप ऐसे डिफाइन करिएगा कि भाई एलिजेडली, ये वर्ड जरूर बोलना, कि तथाकथित रूप से इस्लाम का यूज करके एक्ट्स ऑफ टेररिज्म किया जा रहा है, मिस इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं। ओके, I think I should move to the other topics also which we have to cover.
राइट? डू यू हैव अ क्लास? अभी आपकी क्लास है क्या फिर? कोई और क्लास है क्या? नो सर। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। ठीक है, कुछ और टॉपिक्स हैं जो हमें जानने हैं, समझने हैं। एक मिनट रुक जाइए। ब्रिक्स पर क्वेश्चन आ सकता है, और ब्रिक्स है क्या और बाकी चीज़ें क्या है इसको हम देखेंगे। एक एक्चुअली ये यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन आया था एक बार प्रीलिम्स में कि ब्रिक के फाउंडिंग मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सामने लिखा हुआ है ना, इसका एक्रोनिम आप जानते हो? ये एस बाद में आया है, पहले ये ब्रिक था। ब्रिक मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ। इंडिया, चाइना। हाँ, साउथ अफ्रीका इज अ लेट एडिशन। ओके, तो फाउंडिंग कैसे हुई थी? ब्रिक से हुई थी, एस बाद में आया है। और सबसे पहले कहाँ मिले थे ये? सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया, यहाँ पे आए। तो आपसे आ सकता है कि न्यूएस्ट मेंबर ब्रिक का कौन है? आपका आंसर होना चाहिए साउथ अफ्रीका। अब ये तो कुछ डेटा है, मैं नहीं कह रहा कि इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, बट जानना चाहिए। और ये एक एक्रोनिम है, इन सब कंट्रीज के साथ में आके बनता है। एनुअल समिट विद इन द सुप्रीम लीडर्स ऑफ 5 नेशंस। ये जो 5 लीडर्स हैं इन कंट्रीज के, उनमें एक एनुअल समिट, साल में एक बार ये लोग हाई हेलो करते हैं। तो ब्रिक ग्रुप वॉज रीनेम्ड एज ब्रिक्स। अफ्रीका कब आया? 10 में आया। और ये ब्रिक टर्म कहाँ से आया ये समझिए। कुछ चीज़ें आपको जाननी होंगी कि मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज फ्रॉम द वर्ल्ड, 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 24% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बेस्ड ऑन द, ये हमारे पास लेटेस्ट है, 2019 में वर्ल्ड बैंक का डेटा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रिक में कितने, इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ब्रिक, आपका आंसर होना चाहिए कि जहां पर भी 41% पॉपुलेशन दुनिया की और 24% जीडीपी हो, जो कि वर्ल्ड बैंक के 19 के डेटा से हमें मालूम पड़ा है, तो वो ग्रुप ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा। टू मेनी पीपल टू बी इग्नोर्ड हियर, राइट? 24% वर्ल्ड जीडीपी को आप और 41% पॉपुलेशन को कैसे इग्नोर कर दोगे? तो यही आपका आंसर है कि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट कोट दिस, और कहाँ से कोट कर रहे हो वो बताओ, ताकि आपके आंसर में क्रेडिबिलिटी दिखे। अपने मन से नहीं बोलना है, वर्ल्ड बैंक से बोलना है। नाउ इनिशियली ये कहाँ से आया था? ये नाम याद रखना, इकोनॉमिस्ट था जिम ओनील, गोल्डमैन सैश का, उसने ये बात कही थी सबसे पहले कि ये सबको साथ में आना चाहिए, और साथ में ये आ भी गए। और इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? डीपेन, ब्रॉडन एंड इंटेंसीफाई कोऑपरेशन विद इन द ग्रुपिंग। मतलब हम आपस में बातचीत करें, हमारे ट्रेड इंटरेस्ट हैं, हमारे जो भी हमारे लोगों के लिए अच्छा हो, और उससे हम एक सस्टेनेबल, इक्विटेबल और म्यूचुअली बेनिफिशियल डेवलपमेंट लेकर के आए कि हम सबको जिससे म्यूचुअल बेनिफिट हो। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Fulfilling the needs of present generation in such a manner that the needs of future generation does not get compromised. एग्जैक्टली जैसे अगर आपके पास अभी कितने टाइगर्स हैं? बढ़ गए ना, 3000 समथिंग टाइगर है ना इंडिया में। 2967। हाँ, पहले 1400 के आसपास थे, गवर्नमेंट ने उस पर बहुत काम किया, तो अब करीब 3000 है। तो अगर 2967 है, तो अगली जनरेशन के पास इससे कम ना रहे। आप 39 मत कर पाओ, लेकिन 29 से कम तो मत कर दो। दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जितने रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनसे कम हम नेक्स्ट जनरेशन को ना दें। तो ऐसा कुछ इक्विटेबल, सबके पास बराबर हो नहीं हो, लेकिन बराबर अपॉर्चुनिटीज तो हो, इस पर ये काम करते हैं। एंड इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ईच मेंबर्स ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर रिलेशंस आर बिल्ट ऑन रेस्पेक्टिव कंट्रीज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। कि हम लोग आपस में लड़े मरे ना, हालांकि इसका वर्जन आपको पता है, हो चुका है, अच्छे से हो चुका है, बट इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि आपस में कोऑपरेट करें। इकोनॉमिक कोऑपरेशन कैसे होगा?
ट्रेड इन्वेस्टमेंट बढ़े और खूब सारे सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन आ सकता है, इनोवेशन आ सकता है, कस्टम आ सकता है। हमने एक ब्रिक्स बैंक भी बना दिया है। हम ये सारी कंट्रीज कहती थी कि हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो नीड्स हैं, हमें अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें अपने यहाँ हेल्थ केयर को सही करना है। अब ये पैसा आता है वर्ल्ड बैंक IMF से, कहते हैं हम इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम क्यों ना अपना एक बैंक बना लें अपनी सारी नीड को। तो ब्रिक्स बैंक भी आ चुका है और दीज एग्रीमेंट्स कंट्रीब्यूट टू रिलेशन ऑफ द शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, कि जो वही शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई प्रॉस्पेरिटी रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, इक्विटेबल ग्रोथ हो, यही हमारे शेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए पॉलिटिकली क्या है, कुछ इश्यूज पे हम साथ में आते हैं। अब विद द राइज ऑफ तालिबान इस पर बात करना हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ना, चाइना डायरेक्ट डील कर रहा है अभी तालिबान से। हमने कुछ उस पर नहीं बात की है क्योंकि ये बहुत ही नाइव और नेसेंट स्टेज में है। चाइना के रिप्रेजेंटेटिव और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव हाय हेलो आराम से इंटरेक्शंस कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ भी कह रहे हैं कि इस ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर में पहले अमेरिका धंसा, ब्रिटेन धंसा सबसे पहले, उसकी कब्र बनी, रशियंस की बनी, अमेरिकन की बनी, अब चाइनीज की भी बन सकती है। तो अब है या नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता है, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बट दिस इज बीन व्यूड विद अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन that maybe Chinese will also eat a humble pie in Afghanistan. However, they have started their negotiations with the Taliban. कहने को तो इंडिया भी बैकडोर से बात कर रहा है, बट बिकॉज बैकडोर से कर रहा है इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे। अभी हम फ्रेम कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आप भी यही बोलना। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट पे बात नहीं होगी। और पीस सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, कॉपरेशन के लिए, इसमें आप क्लाइमेट चेंज डाल दो, पॉल्यूशन डाल दो, इन सब पर ब्रिक्स बात कर सकता है। एंड इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर शेयरिंग पॉलिसी एडवाइस एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एंड रीजनल चैलेंजेस। तो इन सबको अचीव करने के लिए जो भी संसार भर के जो आपके बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड एक म्यूचुअल मल्टीलैटरलिज्म, ये टर्म पता है आपको, मल्टीलैटरल? कोल्ड वॉर के समय कैसा वर्ल्ड था? बाई पोलर कह लो उसको, बाई पोलर। यूएसए था, यूएसए साथ था। कोल्ड वॉर एंड जैसे ही हुआ वर्ल्ड बन गया यूनिपोलर। यूनि मतलब वन, एक ही रह गया। आज वर्ल्ड बन चुका है मल्टीपोलर। अब कोई एक पावर सेंटर नहीं है, अनेक है। अभी है, सऊदी है, जापान है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज वर्ल्ड क्या है, मल्टीपोलर है। मल्टीलैटरलिज्म पे ही काम करे, हेजेमनी पर नहीं कि एक किसी की दादागिरी चलेगी। It is utilized and driven for South Africa's foreign policy priorities, including the pursuit of African agenda and South. हाँ, ये भी इंडिया ने नैम में कहा था कि अफ्रीका की हालत हमसे भी खराब थी इंपीरियलिज्म के समय में। और साउथ कॉपरेशन, जो सदर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज है, मोस्टली एशियंस एंड अफ्रीकन्स, दे मस्ट कॉपरेट अमंग ईच अदर, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव बीन विक्टिम ऑफ इंपीरियलिज्म। हम एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज पर ही तो राज किया गया था, हमें ही तो एक्सप्लॉइट किया गया था। तो हमारे चैलेंजेस एक से हैं, हमें आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। ये बात ब्रिक्स में भी कही जा रही है। अब बाकी जगहों पे क्या इसका असर पड़ता है, तो समझिए इस चीज़ को कि भाई फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी 2008 में, लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स कर गया था, अमेरिका में रिसेशन आ गया था। अमेरिका में रिसेशन आने का मतलब है कि पूरी दुनिया को वो असर करेगा। और उस वजह से जो डॉलर डोमिनेटेड मॉनेटरी सिस्टम था, आपको पता है सबसे ज़्यादा जिस करेंसी का भाव, मतलब इंटरनेशनल मार्केट में जो सबसे सॉट आफ्टर करेंसी है, दैट इज अमेरिकन डॉलर। तो दैट वाज क्वेश्चन्ड कि शुड वी रिमेन विथ डॉलर, ओके, शुड वी रिमेन विथ द डॉलर। तो उसको क्वेश्चन करने के लिए कि एक अमेरिकन जो ट्रेड डोमिनेंस है उसको ऑल्टरनेटिव देने के लिए ब्रिक्स को लाया गया। और ये कहता है कि हमें रिफॉर्म करना चाहिए मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को, जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, जहाँ पे
दादागिरी चलती है अमेरिका की, उन्हें हमें रिफॉर्म करना चाहिए। तब जा करके इमर्जिंग मार्केट्स, जैसे ब्रिक्स की कंट्रीज को कहते हैं इमर्जिंग मार्केट्स, इनको भी इनका रोल मिलना चाहिए, इनको भी इनके राइट्स मिलने चाहिए। नहीं, इसके अलावा देखिए IMF पे हमने कुछ रिफॉर्म कर दिया है। यहाँ पे कोटा सिस्टम था। कोटा मतलब आपको आपका वोट उतना ही मैटर करता है जितना आप चंदा देते हैं, ये IMF में था। तो ऑफकोर्स जो ज़्यादा पैसा देगा उसी का उतना वोट रहेगा। अब हमने उसको क्वेश्चन किया है कि भाई तो गलत है, क्योंकि जो वेस्टर्न लेजिटिमेसी है, समझिए चीज़ों की, जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी 2008 में, उसमें सबके मतलब हालत ख़राब हो गई। हमने कहा कि बस अब इसीलिए इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करो, आप ही की से नहीं चलेगी, बाकी लोग भी हैं, उनका भी यहाँ पर ध्यान रखा जाना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या हैं? ये 3 ही मेन हैं। मतलब साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील इग्नोर्ड फील करते हैं कि भाई 3 जायंट आ गए हैं, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो बोलते हैं वही होता रहता है। और बाकी इमर्जिंग कंट्रीज को आपको लीडरशिप देनी है, एशिया अफ्रीका के, बट ये 3 इसको एक तरह का ऐसे बना के दे गए हैं, इंडिया, चाइना, ब्राज़ील सेंट्रिक होके रह गई हैं चीज़ें यहाँ पर। वो एक क्रिटिसिज्म है इसका। और देखिए, विल नीड टू एक्सपैंड सेनेटा फॉर इंक्रीजिंग इन रिलेवेंस इन ग्लोबल ऑर्डर, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। इस पे बात करो, फाइनेंस पे बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करो, इन पे तो बात हो ही रही है। इसके अलावा भी बात करिए, सिक्योरिटी पे बात करो, टेररिज्म पर बात करो, मरीन कोऑपरेशन पर बात करो, एनर्जी पर बात करो, एजुकेशन पर बात करो, हेल्थ पर बात करो, मतलब इंक्लूड मोर थिंग्स। देयर आर थिंग्स बियॉन्ड दीज 4-5 पॉइंट। इस पर ही हम स्टक होके रह गए। और respect for sovereign equality and pluralism in global governance are liable to be tested as a 5 वो क्या रहा है कि हमने बात की थी कि हम इस पर स्टिक करेंगे, एक दूसरे की टेरिटरीज का सम्मान करेंगे, ग्लोबल गवर्नेंस जो चल रही है, प्लुरलिज्म का मतलब है कि ऐसा मानना कि व्हाटएवर वी आर सेइंग उसके अलावा भी कुछ और सही हो सकता है, ये प्लुरलिस्ट थ्योरी है। तो अब हो क्या रहा है कि हर कंट्री अपने ओन नेशनल एजेंडा पे आ गई है, तो उसमें ये दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जा रही हैं। जो सोवरेन इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है, आपकी टेरिटरी है, मेरी टेरिटरी, हम लोग एक दूसरे में इंटरफेयर ना करें, आपकी ये सोच है, मेरी ये सोच है, दिस इज प्लुरलिज्म। अब आप नेशनल एजेंडा पर आ जाओगे तो फिर तो ये एक मल्टीलैटरल फोरम नहीं सही से चल पाएगा, और वही हो भी रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो 2 जायंट्स हैं इंडिया और चाइना, उनमें नहीं बन रही है। गलवान वैली के बाद जो बात हर कोई जान रहा था वो और ज़्यादा ऑब्वियस हो गई है, दैट यस, इंडिया एंड चाइना आर नॉट सीइंग आई टू आई। इनफैक्ट, डू यू रीड न्यूज़पेपर कॉलम्स और मैगजीन्स रिगार्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, एनी ऑफ यू? कुछ भी पढ़ते हो आप? आपको एक बड़ी मज़ेदार लाइन बताता हूँ, उसको इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं। ये बात कही है मिस्टर सी राजा मोहन ने। उन्होंने कहा था कि इंडिया एंड चाइना आर लाइक न्यूली वेड्स। न्यूली वेड्स को देखा है? नहीं, अभी वाले नहीं, जो चश्मा पहन के नाचते हुए आते हैं, 10-15 साल पुराने वाले। हाउ वॉज देयर कंडक्ट? ट्राई टू रिकॉल। जब आप छोटे थे, किसी शादी में गए थे, तो न्यूली वेड्स कैसे बिहेव करते थे शादी में? राजा मोहन कहते हैं कि इंडिया एंड चाइना आर लाइक न्यूली वेड्स हु आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर बट एवरीवन इज लुकिंग एट देम। अब आई बात समझ में? कैन यू रिलेट विद दिस? तो इसलिए मैंने कहा अभी वाले नहीं, तो दे आर न्यूली वेड्स हु आर नॉट लुकिंग एट ईच अदर बट एवरीवन इज लुकिंग एट देम। क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हम दोनों के पास, बट हाँ, आपस में नहीं बन रही है। एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो चुका है, चाइना अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को नहीं छोड़ता है, तो इंडिया अपने सोवरेन टेरिटरी को कैसे छोड़ देगा? तो इसको एम्बिकली सॉर्ट करना पड़ेगा, इसको तरीके से सॉल्व करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो किसी के लिए कुछ इसमें बेनिफिट नहीं है ज़्यादा। और चाइनाज एफर्ट टू को ऑप्ट नेशन स्टेट विच आर इंटीग्रल टू इट्स बेल्ट एंड रोड। चाइना ने एक पॉलिसी डाली है BRI, इसके बारे में जानते हो आप? असल में चाइना एक तीर से कई शिकार करना चाह रहा है, और उस तीर का नाम है BRI।
initiative. Belt and Road Initiative. They are trying to revive the ancient Silk Route. चाइना पूरी दुनिया को सिल्क सप्लाई करता था। इनफैक्ट सिल्क आपको पता है ना कीड़े से होता है, वो कीड़ा पहले सिर्फ चाइना में था, अब बाकी दुनिया उसको चुरा के अपनी जगह ले जाके ब्रीड करने लग गई है, सिल्क वर्म। तो पूरी दुनिया में मतलब यूरोप तक इनका सिल्क जाता था, सेंट्रल एशिया होते हुए। चाइना उसको रिवाइव करना चाह रहा है। क्यों रिवाइव करना चाह रहा है? क्योंकि 2008 के बाद जो ग्लोबल इकोनॉमी में स्लम्प आया था, चाइना क्या करता है? संसार भर को माल पहुंचाता है, यही तो करता है। चाइना कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। आपने सुना होगा बहुत एक्सपर्ट से, वो गलत बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग हब, इट्स एन असेंबलिंग हब। असेंबल समझते हो? 10 जगह का सामान उठा के उससे कुछ बना देना इज असेंबलिंग। चाइना यही करता है, और चाइना ऑपरेट करता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल पर। इतना ज़्यादा सप्लाई करता है कि उसका कॉस्ट रिकवर हो जाता है। तो जैसे ही क्रिसमस आता है ना, जहाज भर भर के समुद्र से जीसस क्राइस्ट और वर्जिन मैरी की फोटोज और सेंटा क्लॉज सारे मेड इन चाइना अमेरिका और यूरोप में जाते हैं। थोड़ी हमारे दिवाली में हमारे लक्ष्मी गणेश चाइनीज हो गए। हमारे जो दिए जलते थे उनकी जगह अब उन्होंने ले ली ना बल्ब्स ने, राइट। तो देखो कैसे मार्केट कैप्चर करता है फेस्टिवल्स वाला भी, ये काम चाइना करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो स्लम्प में आई थी, चाइना को लग रहा है कि अगर हम इसको रिवाइव कर देंगे तो 15-16 कंट्रीज से हमें माल बेचने का रास्ता मिल जाएगा। उन 15-16 कंट्रीज के लिए भी अच्छा होगा, उनकी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। जहाँ भी ट्रेड होता है, याद करो मैंने शुरू में बताया ना, जहाँ भी कोस्टल एरिया होता है वो एरिया प्रॉस्पर हो जाता है। तो जब इतना ज़्यादा हेवी ट्रेड होगा आपको फ़ायदा होगा। चाइना की एशियान के साथ नहीं बनती है, किसी कंट्री के साथ। एशियान एक 10 मेंबर का रीजनल ग्रुपिंग है, इंडिया के अच्छे रिलेशन है अभी इनसे, चाइना की नहीं बनती है। तो BRI को कहते हैं कि इट्स एन ऑलिव ब्रांच। ऑलिव ब्रांच मतलब चाइना इनके साथ भी अपने रिलेशंस को ठीक करना चाह रहा है कि भाई तुम भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमा रहे हैं, आ जाओ BRI में। इंडिया को भी बहुत कहा था कि आप भी आ जाओ, 2013 में कहा था जब मनमोहन सिंह PM थे। आपको पता है फिर इलेक्शंस हो गए तो फिर चाइना को भी पता था कि अभी तो इनके यहाँ कुछ नहीं होगा। मोदी जी जब आए तब उनको भी कहा कि आप आ जाओ। पता है PM ने क्या कहा? इसको आप कोट कर सकते हो इंटरव्यू में। This is what Indian Prime Minister said to China. कि connectivity not at the cost of sovereignty. कि हमें कनेक्शंस तो मिल जाएंगे, हमारा ट्रेड चलेगा, लेकिन हम अपने एरिया को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करने वाले हैं। आप पहले जो दिन भर घुसते रहते हो, कभी गलवान में, कभी चुम्बी वैली में, कभी चुनार वैली में, कभी कहते हो कि अरुणाचल प्रदेश साउथ तिब्बत है, कभी कश्मीर पे अपना आपको उससे मतलब देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन बिफोर वी स्टार्ट डूइंग ट्रेड एट दिस स्केल जो BRI है। तो इस BRI के कारण चाइना, क्योंकि इंडिया ने उसको कोल्ड शोल्डर दे दिया BRI पर कि भाई हम आ जाएंगे BRI में, पहले अपने आप को सुधारो। तो वो क्या कर रहा है कि ब्रिक्स में BRI के मेंबर्स को लाना चाह रहा है, जितने सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो अब बाकी लोग इसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये तो आप अपना BRI का एजेंडा चला रहे हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे इसमें आते हैं। अब आगे क्या कर सकते हैं? रेलेवेंट अगर रहना है तो हमें एक रियलिस्टिक असेसमेंट सबको करना पड़ेगा, 5 कंट्रीज को, और हमारी क्या लिमिटेशंस है ये भी जानना पड़ेगा, और अपॉर्चुनिटीज क्या है इनको भी हमें समझना पड़ेगा। नाउ दे नीड टू रिकैलिब्रेट देयर सपोर्ट अप्रोच एंड टू रिकमिट टू देयर फाउंडिंग एथोस। कि आप जब शुरू में आए थे आप क्या बातें करते थे, रिविजिट दोज थिंग्स। उन डॉक्यूमेंट्स को दोबारा निकालो, प्रिंट आउट सब कोई पढ़ो, तब समझ में आएगा कि आप किस पर्पस के लिए आए थे, अपने अपने एजेंडा को चलाने के लिए नहीं लाए थे। कि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है, you need sovereign equality, you need to respect each other territories, unlike China which tends to intrude every time in India। वो नहीं करना पड़ेगा, और डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग होगी। 5 लोग अगर बैठे हैं तो 3 अगर यस बोलेंगे तभी जाके वो काम होना चाहिए। दिस इज डेमोक्रेसी, राइट। ये नहीं कि 5 में से 1 बोलेगा चाइना तभी होगा, या इंडिया बोलेगा रशिया। नो, टेक अ डेमोक्रेटिक रूट, तभी जाके आपका काम
सही से होगा। नाउ एन इंस्टीट्यूशनल रिसर्च विंग ऑन द लाइन्स ऑफ OECD ऑफरिंग सॉल्यूशंस विच आर बेटर सूटेड टू द डेवलपिंग वर्ल्ड। एक रिसर्च विंग बना लो, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अमेरिकन या यूरोपियन प्रॉब्लम से अलग है। तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, पहले इसका एक रियलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। एक R&D टीम आपकी हो अच्छी खासी, कुछ यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश कर लीजिए, कुछ थिंक टैंक्स बना लीजिए जो कि अप्रोच पेपर लाएं, सोल्यूशंस लाएं, पेपर पब्लिश करें, ताकि आपको समझ में आए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। नाउ ब्रिक शुड कंसिडर ब्रिक लेड एफर्ट टू मीट देयर कमिटमेंट अंडर द पेरिस अग्रीमेंट। तो पेरिस अग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज पर हुआ था और इस पर हमें बात करनी होगी, बिकॉज चाइना इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट पोल्यूटर्स। तो उन्हें भी बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पर दुनिया का सत्यानाश नहीं कर सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट हर किसी को अफेक्ट करता है। आपकी डेवलपमेंट आपकी अपनी होती है, बट जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट है वो पूरी दुनिया को शेयर करना पड़ता है। तो इस पर भी एक रियलिस्टिक असेसमेंट होना चाहिए। और इसी तरह से एक एशियन डेवलपमेंट बैंक भी है, ऑलमोस्ट इसका सेम है, मैं इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का है नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पर्पस क्या है, तो भाई वही एशिया और पैसिफिक के जो कंट्रीज़ हैं उनको प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करनी है, उनको पॉवर्टी हटानी है, क्योंकि ये दीज वे आर नॉट वेरी बेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और मेन तो वही तालिबान अफगानिस्तान की बात थी। बाकी जो PPTs हैं आप तक पहुंच जाएंगी। व्हेन इज योर इंटरव्यू स्टार्टिंग? 8th मतलब अभी एक वीक है। तो दिस इज, हाँ, 2nd September. 2nd और 8th। 2nd. अच्छा, तो वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स दैट आर मेकिंग न्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और भी कुछ इस पर अगर नया आता है तो वो आप तक पहुंच जाएगा। आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्वेश्चन है बताइए। सर, जैसे दूसरे टॉपिक्स है इजराइल पैलेस्टीन इशू, ये सब भी इंटरव्यू के हिसाब से देखने चाहिए कि देखिए, फिर तो IR में तो पूरा एक मॉड्यूल चलता है ना। इजराइल पैलेस्टीन अभी तुरंत कुछ नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिन पहले कर रहे थे। इस पे आपसे क्वेश्चन आ क्या सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। इजराइल पैलेस्टीन है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ तो इससे होता ही रहता है। तो एक्चुअली इजराइल 14 मई 1948, अब इसकी भी एक हिस्ट्री है, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं से कुछ पढ़ने या लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट वॉच इट। नाउ दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड, आई एम टोल्ड, राइट? तो यस, तो ये आप लेक्चर हमेशा देख सकते हैं जब भी आपको मन करे। तो इजराइल जब बना था, बनने के पहले की कहानी है। अब्राहमिक रिलीजन्स है कुछ, सेमेंटिक, ठीक है, इसको कहते हैं सेमेंटिक या अब्राहमिक। सेमेंटिक, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तो अभी आए हैं, मतलब अभी नहीं, क्रिश्चियनिटी इज ओल्डर देन इस्लाम, और ये दोनों निकले यहीं से। जूस से ही निकले, यहूदियों से ही दोनों निकले। डेविड, किंग डेविड थे यहाँ पे, और मोजेस थे। तो उसी में से कुछ एक फंक्शन क्राइस्ट बन गया। क्राइस्ट वाज एक्चुअली अ जू, और फिर इस्लाम आया जब प्रोफेट मोहम्मद आए। तीनों मोजेस से रिलेटेड हैं, हजरत मूसा, तीनों एक ईश्वरवादी हैं, मोनोथिज्म। तीनों द बुक वाले हैं, तीनों की एक होली किताबें हैं, मतलब ये सब सिमिलैरिटी है इनके। क्राइस्ट को मारने वाले रोमन्स थे, और जूज उन रोमन्स के लिए काम करते थे। तो पूरी दुनिया जो आपको यूरोप और अमेरिका है, वो बहुत दिनों तक जूस को क्राइस्ट की हत्या का जिम्मेदार मानती थी। भाई तुमने रोका नहीं, तुम रोमन्स के साथ थे, तो बेचारे वो क्या करते, वो तो खुद गुलाम थे रोमन्स के। तो एक एंटी सेमेंटिक वेव था यूरोप और USA में।
अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने इन पे इतनी एट्रोसिटी की, क्योंकि ये लोग बड़े एंटरप्राइजिंग लोग होते हैं, खूब सारे नोबेल प्राइज इन लोगों को मिले हैं, दिमाग अच्छा चलता है इन लोगों का, मतलब काम करने वाले लोग हैं। तो ये बहुत प्रॉस्पेरस थे जर्मनी में। हिटलर कहता था कि भाई पूरी जर्मनी की हालत खराब है, इनको अच्छा लग रहा है। हिटलर ने इनको एथनिकली टारगेट किया, कि उसका कहना था कि सबसे खराब जो कौम है संसार में वो जूस की है, मुझे एक भी जू जिंदा नहीं चाहिए दुनिया में। वो सिस्टमेटिकली इनको प्रोसिक्यूट करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो दुनिया ने जो इनकी इमेज देखी, जब हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स डिस्कवर हुए, मतलब ऐसी ऐसी हालत में लोग निकले थे, ऐसे ऐसे आपको कब्र मिले, लाखों लोगों को मार के गाड़ दिया, गैस चैम्बर में लोगों को मार के डाल दिया। शिंडलर्स लिस्ट एक वंडरफुल मूवी है जो ये बताती है, जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो पूरी दुनिया में इनको लेकर के अब सिंपैथी आ गई। पहले जो अमेरिका और ब्रिटेन इनको खराब बता रहे कि तुमने क्राइस्ट वालों, अब लगा कि नहीं यार ये इनके साथ गलत हुआ है। तो अब ये लोग हैं सबसे पुराने, 4000 ईयर्स ओल्ड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। अब कहा गया कि ये कहाँ जाए, वेयर विल दे गो? तो अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इजराइल बनाया। इजराइल का मतलब होता है सन ऑफ गॉड, ठीक है, मोजेस की संतान। तो अब जहाँ पे ये बनाया गया वहां पे कोई और आ चुका था, मिडिल ईस्ट के अरब आ चुके थे मिडेवल एरा के बाद, तो पैलेस्टीन वहां पर था। अब इन्होंने चैलेंज किया कि नहीं हम नहीं बनने देंगे। तो कहा गया कि को एक्सिस्ट कर सकते हैं। अमेरिका, आपको पता है ये सब कहानी 1945 की है, 1945 के बाद की है, 48 में इजराइल बना है। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो इस्लामिक कंट्रीज है उन्होंने कहा कि ये गलत है और इजराइल पे अटैक कर दिया। इजराइल ने सबको हरा दिया। तब से लेके आज तक दर्जनों लड़ाइयाँ हुई हैं पैलेस्टीन के साथ, लेबनान के साथ, और कौन है वहाँ पर, इराक, ईरान से नहीं हुई है, और जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके साथ इजराइल की लड़ाई होती रहती है। हर लड़ाई के बाद इजराइल का एरिया बढ़ जाता है, मतलब वो हरा देता है। अब सोचो इनकी कहानी लैम्स टू लैंड वाली कहानी है, कि जो दुनिया भर में जिनको मारा गया, पीटा गया, सबने, अब वो समझ गए कि भाई अस्तित्व की लड़ाई के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अब इजराइल एक रीजनल बुली है वहां पर, ऐसा रीजनल बुली है कि अगर आप एक मारोगे वो 10 मारता है। खुफिया एजेंसी जो मोसाड है, जिसके बारे में बता रहा था, म्यूनिक मूवी है एक पूरी, पैलेस्टीन का एक टेररिस्ट ग्रुप होता था हमास, उसने म्यूनिक में ओलंपिक्स हो रहे थे, अटैक करके इजराइल की ओलंपिक टीम को मार दिया। पूरी दुनिया शॉक में आ गई, ओलंपिक्स रुक गए। उसके बाद मोसाड ने कहा था कि जहाँ भी छुपना है छुप लो, बचोगे नहीं। तो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के सब अपने उन मोसाड वालों ने पैलेस्टीनियंस को मारा था। तो तब से लेके आज तक लड़ाई चलती ही रहती है, ओके, हमेशा से चलती रही है। ऑफ लेट क्या हुआ था, एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ है। दिस अब्राहम अकॉर्ड was signed with Israel and some Middle East countries, क्योंकि यूएई भी इनके साथ नहीं था, कतर भी नहीं था, अब 4 कंट्रीज इनके साथ आई। और इसके आने के बाद ही आपको पता है यूएस में ट्रंप वॉज गॉन, बाइडेन केम, पैलेस्टीन फिर से लड़ाई होने लगी। वहां पे एक अल अक्सा मॉस्क है जेरूसलम में। जेरूसलम तीनों धर्म के लिए इंपॉर्टेंट है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ प्लेस है, मुसलमानों का अल अक्सा मॉस्क है, मक्का मदीना के बाद ये 3rd होलीएस्ट साइट है इस्लाम का, और जूस के लिए तो जेरूसलम मतलब वहीं से वो आए ही हैं। तो उस अल अक्सा मॉस्क में ही एक माउंड है, टेम्पल माउंड है, तो जूस एक ना वेस्टर्न वॉल की पूजा करते हैं। तो उसका एक वॉल बस बचा हुआ है इतने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद। तो दे गो देयर एंड दे डू इट। तो कैंपस एक ही है अल अक्सा, और इसका जो वॉल है वेस्टर्न वॉल, एडमिनिस्ट्रेशन इजराइल का है वहाँ पर। अल अक्सा जो है वो जॉर्डन के पास है, मतलब इजराइल अगर यस बोल रहा है तब जॉर्डन वहाँ पे कर पा रहा है। इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था एक वॉर के बाद, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। इस मॉस्क में कुछ स्टोन पेल्टिंग पैलेस्टीनियंस ने शुरू की, लड़ाई हुई, इजराइल ने वैसे ही रिस्पॉन्ड किया और लड़ाई बढ़ गई। फिर करके 1 महीने तक वहाँ पे एस्केलेशन होता रहा, उधर से हम रॉकेट आते थे, इधर से इजराइल आता था। आयरन डोम इन्होंने एक बना रखा है जो रॉकेट्स को बीच में ही इंटरसेप्ट कर देता था पैलेस्टीन साइड का।
तो अब आपसे क्वेश्चन है कि इंडिया क्या करे। तो इंडिया दोनों के साथ दोस्ती बनाए रखा है हमने, इसराइल के साथ भी हमारी दोस्ती है, पैलेस्टीन के साथ भी है। इनफैक्ट हम एकमात्र कंट्री होंगे शायद जिनकी दोनों कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। शुरू में हमने इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, बट अब 25-30 साल हो चुके हैं, हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए हैं। बहुत सारी चीज़ों में सिक्योरिटी रिलेटेड और साइंटिफिक, एग्रीकल्चरल, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल, हर चीज़ में इसराइल बहुत आगे है। तो इंडिया को हेल्प करता रहता है, इंडिया भी उनको हेल्प करता है, और पैलेस्टीन के साथ भी हम बैलेंस करके चलते हैं। हम कहते हैं कि दोनों वहाँ पे रहेंगे, पीसफुल तरीके से रहेंगे, ना खुल के एक साइड लेते हैं ना दूसरी साइड को हम डिनाई करते हैं। ये हमेशा इंडियन पोजीशन बनी रही है। तो बस इतना ही आपको इसमें जानना है। बहुत डिटेल में इनकी हिस्ट्री तो ऐसी है कि भाई बताते जाओगे ख़त्म ही नहीं होगी, तो उसमें नहीं जाएंगे। करंट बेस जो है उसी को रखेंगे ध्यान में। इसके अलावा और कोई इशू अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। सर नौ साम्राज्यवाद के बारे में जानना। हाँ, क्या क्या? नौ साम्राज्यवाद, नियो इंपीरियलिज्म, नव साम्राज्यवाद। देखिए, पुराना साम्राज्यवाद क्या था पता है ना? ओल्ड इंपीरियलिज्म, वही मिलिट्री पावर जो ब्रिटेन फ्रांस ने पूरी दुनिया के साथ किया, तभी तो हम गुलाम बने। अब क्या हो रहा है? अब मिलिट्री नहीं भेजी जा रही है। क्या? अब प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं, अब प्रोडक्ट्स भेजे जा रहे हैं, सर्विसेज भेजी जा रही हैं। आज इंडिया में अमेरिकन प्रोडक्ट्स की धूम है। एप्पल, मैकडोनल्ड्स, हॉलीवुड की वेब सीरीज, मूवीज, यही है नियो इंपीरियलिज्म, जो आपकी कंट्री में आपके कल्चर को ऑक्युपाई करता है। रैंगलर और लेवाइस की जीन्स इन हो जाती है, हॉलीवुड की मूवीज अच्छी लगने लगती है, अपनी वाली तो बेकार वैसे भी है बिना हॉलीवुड के भी, और मैकडोनल्ड के खाना अच्छा लगता है, समोसा बेकार लगता है। इनफैक्ट एंड्रयू हेवुड ने एक टर्म यूज किया है, मैकडोनलाइजेशन। देखिए क्या टर्म है, मैकडोनलाइजेशन। कह रहे हैं कि भाई जो ये खुलता है ये क्या होता है, ये आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स आपके टेस्ट में खिलाया जा रहा है, राइट। तो दिस इज न्यू इंपीरियलिज्म, जहां आपके मार्केट्स को कैप्चर किया जाता है, अमेरिकन ड्रीम्स को सेल किया जाता है। आप अमेरिकन ड्रीम क्या है मैं आपको बताता हूँ। हॉलीवुड मूवीज देखिए आप, रैम्बो, रॉकी, ये सब अगर आपने देखी है तो बताया गया कि कैसे चैंपियन बनता है। तालिबान वाले बोलते थे कि ये तुम्हारे ना रैम्बो ही रहेंगे, कभी सच में नहीं आएंगे ऐसे। तो वहाँ की जो वेब सीरीज है जैसे फ्रेंड्स, पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं, 10 साल तक पूरी दुनिया में फ्रेंड्स टॉप पर रही है। अभी कुछ रीयूनियन हुआ था 94 से 2004। वो क्या दिखाया गया? वो पूरी दुनिया को दिखाया गया कि अमेरिकन यूथ की लाइफस्टाइल क्या है, कितनी मस्ती करते हैं, कितना वो खुश रहते हैं। दिस इज द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम दैट दे आर सेलिंग थ्रू देयर प्रोडक्ट्स, थ्रू देयर मूवीज, थ्रू देयर वेब सीरीज, थ्रू देयर सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये समझ रहे हो आप कि सब अच्छी चीज़ें यहीं पर हैं। तो यही अब नियो इंपीरियलिज्म का पार्ट बन गया है। और सेम काम अब चाइना कर रहा है, सेम चीज़ वो कर रहा है। वो बता रहा है कि भाई चाइना का जो मार्च हुआ है 1949 में, चाइना फ्री हुआ था माओ जेडोंग, हमसे 2 साल बाद। आज हमसे 20 साल आ गया वो, क्योंकि उनको किसी से पूछना नहीं होता, उनके यहाँ कोई अपोजिशन नहीं है, मीडिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो मन में आएगा कर देंगे, ह्यूमन राइट और विदाउट ह्यूमन राइट। तो वो दिखा रहे हैं दुनिया को कि हमने कितनी अच्छी तरक्की की है, कितने लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हाँ, ह्यूमन राइट्स का वर्जन क्या है वो कभी नहीं बोलेंगे। तो यही नियो इंपीरियलिज्म है, जहाँ ट्रेड के थ्रू आपके मार्केट्स को कैप्चर। मैंने बताया ना कि दिवाली में गणेश लक्ष्मी चाइनीज हो गए, दिए हट गए, वो बल्ब्स लटक गए, सब चाइनीज मार्केट है। हर चीज लोग सोचते हैं, अभी जब तक गलवान वैली नहीं हुई थी हर दूसरे आदमी का रिंगटोन एमआई का रहता था। मैं सही कह रहा हूँ ना? आपने भी सुना होगा ना अपने आसपास कि एवरी अदर पर्सन यूज्ड टू कैरी एन एमआई फोन, Xiaomi फोन। तो यही है नियो इंपीरियलिज्म, ओके, कि ट्रेड के थ्रू आपके मार्केट, आपके बिहेवियर को कैप्चर किया जा रहा है, समझे? सर तो इस वजह से WTO या IMF की क्या भूमिका है? WTO कहता है कि डंपिंग नहीं करनी है, और IMF कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। IMF की कोई भूमिका नहीं है। WTO डंपिंग के अगेंस्ट में है, और WTO फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है।
WTO is based on David Ricardo's theory of comparative trade advantage। मतलब रिकार्डो एक इकोनॉमिस्ट थे, वो कहते थे कि भाई जो कंट्री एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना सकती है उसी को बनाए और बेचे, क्योंकि आप कुछ और करने जाओगे ना, जैसे आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कौन सा क्रॉप होता है, दिल्ली में तो कुछ होता ही नहीं है, दाल मखनी होती है। हाँ क्या? चावल। चावल। तो आप अगर वीट उपजाने जाओगे तो अपना रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो। रिकार्डो की थ्योरी है कि जो अच्छा कर सकते हो उसी को करो, सारे रिसोर्स उसी में लगाओ, और सारी कंट्रीज फिर एक दूसरे के साथ बिना किसी टैरिफ के ट्रेड करें। चाइना क्या करता है? चाइना करता है, और डंपिंग नहीं करिए। डंपिंग का मतलब क्या है? आपने कहा कि ये वाला महंगा है, चाइनीज वाला माल सस्ता है, वही उठा लेते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट ही बिकेगा, क्योंकि जिसको आपने महंगा कह के छोड़ दिया उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, राइट। अगर एक निप्पो या एवररेडी की बैटरी कितने की आती है? 50 रुपए की अगर आती है, ड्यूरासेल की 100 रुपए की आती है, चाइनीज वाली 10 रुपए की आती है। हर कोई चाइना वाला बैटरी लेना चाहता है, तो धीरे धीरे जो बाकी कंपनीज है उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जब अकेले चाइनीज प्रोडक्ट बचेगा तब वो अपना प्राइस 10 से नहीं 50 रुपए में बेचेंगे, क्योंकि आपके पास अब ऑल्टरनेटिव नहीं बचे हैं। इसे कहते हैं डंपिंग। तो WTO इसको रोकता है, मना करता है। WTO टैरिफ बैरियर्स के अगेंस्ट में है। टैरिफ का मतलब है कि चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है, भारत सरकार ने टैरिफ लगा दिया, 5 रुपए का प्रोडक्ट 15 रुपए का हो गया टैक्स के कारण। WTO इसके अगेंस्ट में है। तो हम उतना टैरिफ नहीं लगाते हैं, लेकिन चाइना नॉन टैरिफ बैरियर बहुत लगाता है, थोड़ा बहुत हम ही लगाते हैं। नो, व्हाट इज अ नॉन टैरिफ बैरियर? अब जैसे बांग्लादेश है, मैंने बताया यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ का कॉटन यूएसए जा रहा है, तो नेचुरल सी बात है जो यूएसए का इंडिजिनस कॉटन है, जो वहाँ पे क्लाइमेटिक कंट्रोल कंडीशन करके बनाया गया है कृत्रिम तरीके से, उससे तो अच्छा ही होगा यहाँ का नेचुरल कॉटन। तो यूएस का जो डोमेस्टिक कॉटन प्रोड्यूसर है वो कह रहा है कि यार मेरा कॉटन तो हमारे लोग लेते ही नहीं है, बंगाली बांग्लादेश का जो आता है वही बिकता है। तब यूएस गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इस पर टैरिफ लगा देगी तो वो WTO का वायलेशन हो जाएगा। ये समझ में आई बात? तब यूएस गवर्नमेंट क्या कहती है? कहती है कि आपका कॉटन तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ आते आते ना उसमें मॉइस्चर आ जाता है, तो ऐसा करो इस कॉटन को एक बढ़िया से पोर्टुगीज वुडन बॉक्स में डाल के भेजो। पोर्टुगल का जो वुड होता है दुनिया में बहुत अच्छा माना जाता है। अब बताओ, इन बेचारों को तुम ये बात बोलोगे तो नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? लॉस हो जाएगा ना बांग्लादेश को, अगर वो लेकर आने लग गया वो पोर्टुगीज वुडन बॉक्स, तो नेचुरल सी बात है कि बांग्लादेश का कॉटन नहीं पहुंच पाएगा। इसे कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। WTO इसको भी चेक करता है। तो नियो इंपीरियलिज्म में WTO का यही रोल आता है कि नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हटें। टैरिफ तो नहीं लगाना है, नॉन टैरिफ भी नहीं लगाना है। दैट इज इट। सर जैसे क्वेश्चन आया कि हाँ या ना में जवाब दो कि नव साम्राज्यवाद में WTO की भूमिका है या नहीं, हाँ बोलना या ना बोलना। भूमिका कैसे नहीं है? भूमिका तो है ही। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, समझो यार, ये थोड़ी ना ट्रू फॉल्स है। सर एक्चुअल में 1995 मेरा डेट ईयर ऑफ बर्थ है, तो WTO से क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए। बढ़िया बात है, बट ये थोड़ी, क्योंकि ये एक वर्ड का, अब ये एज गुड एज हो गया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है या बुरी है। पॉलिसी अच्छी बुरी नहीं होती है ना, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो WTO का रोल तो है ही है। आपको अगर पूछा जाएगा कि रोल है या नहीं तो बोलना हाँ है। अगला क्वेश्चन होगा कि रोल क्या है, एक्सप्लेन कर देना। कभी भी ट्रू फॉल्स नहीं आएगा इंटरव्यू में आपके। सर इसमें जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, हर कंट्री दूसरे कंट्री को, जो भी WTO का मेंबर है, MFN स्टेटस देती है, तभी फ्री ट्रेड हो पाएगा, तभी रिकार्डो की थ्योरी प्रैक्टिकल हो पाएगी। इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया, मतलब पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इंडिया में बिना टैरिफ के आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने हमें बहुत दिन बाद दिया था, हमने पहले दे दिया था। हम उनके प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ बिना टैरिफ के आ सकते हैं।
तो हर WTO की सिग्नेटरी कंट्री जो भी WTO की मेंबर है दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन ग्रांट करती है। सर जो 2019 में भारत वापस ले रहा है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान से, उस बारे में कुछ? हाँ, तो इसका यही है कि अगर ले रहा है तो फिर 2019 में से पहले तक वही ना, ट्रेड के अलावा भी तो कुछ चीज़ें होती हैं, टेररिज्म एंड ऑल, और पाकिस्तान ने हमें नहीं दिया है, हमने तो दे दिया, उन्होंने नहीं दिया है। तो वन साइडेड कितने दिन तक चलेगा? देखिए, गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको आप आउटराइट क्रिटिसाइज मत करिएगा, ये मत बताइएगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना, क्योंकि आपको स्टेट को ज्वाइन करना है, राइट, आपको स्टेट का पार्ट बनना है। तो आप एक प्रो स्टेट, मैं नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट की हर बात में तारीफ करो, लेकिन प्रो इंडिया स्टैंड रखो आप। अब पाकिस्तान को एमएफएन देंगे क्या फायदा है यार, वो वही सब प्रोडक्ट भेजेगा तुम्हारे यहाँ, अपने प्रोडक्ट तुम वहाँ नहीं दे सकते हो। तो कभी भी वन वे ट्रैफिक नहीं चलना चाहिए। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं इसमें, बहुत सारे हैं, और ऐसे तो मुझे एग्जैक्ट एम्बर का कंटेंट नहीं याद है, बट कुछ है इसमें, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मैं एक डॉक्यूमेंट आप तक भेज दूंगा इस पर। ये सारे इश्यूज आ गए समझ में आपके? जी सर। एनीथिंग दैट यू वांट टू नो अपार्ट फ्रॉम दिस? सर इंटरव्यू के हिसाब से और क्या तय करना चाहिए यार? देखिए, आपके चूंकि अब एग्जाम्स आ ही चुके हैं, इंटरव्यू आ ही चुका है, तो जितने कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे हमने देख लिया ऑलमोस्ट। कुछ अगर नया हो जाता है, मान लीजिए अगले 2 दिन में तालिबान कुछ अलग कर दे, तो उसको थोड़ा फॉलो कर लेना बस। क्या क्या क्या? 3 को है। 15 हाँ, तो 15 तक अगर कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है ना, अगर ऐसा कुछ मेजर अपहीवल संसार में कुछ हो जाता है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। पीछे में सिर्फ अफगानिस्तान और इजराइल पैलेस्टीन यही 2-3 टॉपिक थे, इसीलिए हमने उस पर ही तो सबसे ज्यादा डिस्कशन भी किया है, पूरी कहानी आपको बता दी अफगानिस्तान की। आप प्लीज उन टर्म्स को अपने आंसर में यूज करिए, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे ना कंटेनमेंट क्या है, वो तुरंत आपके आंसर को रोकेंगे, इंटरव्यू वाले बोलेंगे व्हाट इज कंटेनमेंट पॉलिसी, पहले ये बताओ। आप उसका आंसर दोगे, उनको लगेगा कि हाँ ये बच्चा प्रिपरेशन करके आया, ये जानता है चीजों को। मेक देम आस्क दोस क्वेश्चंस हुज आंसर्स यू वेरी वेल नो। और 100% अफगानिस्तान तालिबान पर क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी क्यों हार गया, अमेरिका क्यों चला गया, और इंडिया के लिए यही 4 चीजें, हाउ, वाई, कैसे अमेरिका बाहर गया है, क्यों हार गया है, दुनिया की बेस्ट फोर्स मानी जाती है यूएस की, कैसे वहां से डिफीट होकर आ रही है, और इंडिया के लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं। ठीक है? बोलिए। सर मतलब तालिबान में जो महिलाओं की स्थिति है उस पर यूएन क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? विश्व बस उसको रेज कर सकता है, यूएन भी वही कर सकता है। बाकी आप क्या करेंगे? मैंने बताया ना कि लेजिटिमेसी दे दी थी दुनिया ने तालिबान को दोहा में बुला के, तो अब वो क्या करते हैं वहां पे, वो तो बोलेंगे हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी है। हाउ, अगर इंडिया में कोई बोलेगा कि आपने ऐसे किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि अपना काम से मतलब रखो। हम क्या करते हैं ये तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी गवर्नमेंट देखेगी ना, स्टेट के अंदर की बात है, सेम चीज वो भी बोलेंगे। अब ऑलरेडी वो आ चुके हैं वहां पर, ओके, ऑलरेडी वो आ चुके हैं, गवर्नमेंट आज ना तो कल आ ही जाएगी इनके पास। अब वही एक है जो नॉर्दर्न अलायंस है, पंचशीर में जो बैठे हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो चैलेंज कर रहे हैं। अब वो कितना कर पाएंगे वी डोंट नो, जीत पाएंगे हार पाएंगे फ्यूचर बताएगा, वी डोंट नो अबाउट इट। तो अब वर्ल्ड क्या करेगा इसमें? वर्ल्ड यही कर सकता है कि इसको कंसर्न को रेज कर सकता है, कंडेम कर सकता है यूएनएससी, तालिबान को कह सकता है कि ट्रीट देम विद डिग्निटी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता है। या तो आप फोर्स भेजो, किसको भेजोगे? बेस्ट फोर्स तो मुंह की खा के आई है। जो सो कॉल्ड वेस्ट फोर्स थी नेटो लेड बाय यूएस, वो जब नहीं सक्सीड कर पाई तो कौन सक्सीड करेगा? विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।
आप लोग सब इंटरव्यू क्रैक करो, स्पेशलिस्ट ज्वाइन करो। Thank you, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you.